पाते हैं अभयदान अभयंकर से। प्रलय के समय भी डूबेगी न काशी, हमें आश्वासन मिला है प्रलयंकर से। शिव और काशी पर आए एक दूसरे के, काशी का टूटना था भोले शंकर से। काशी आके शिव को न ढूंढना पड़ेगा, पता उनका मिलेगा तुम्हें कंकर कंकर से। विश्वनाथ सदा शिव भैरव में शिव रूप, शिव का ही रुद्र रूप वीर हनुमान है। मंदिर के द्वारे पे विराजमान ढूंढी राज, गणपति शिव की ओर से संतान है। शिव के निकट राज शिवमयी पार्वती, दोनों ही जगत के लिए वरदान है। द्वादश ज्योतिर्लिंग देते हैं काशी को ज्योति, सर्वेश्वर यहाँ सर्वस्थान है। पंचकोशी पंचतीर्थ परिक्रमा वंदना, पंच महादेव का दर्श सुखकारी है। मणिकर्णिका से ये परिक्रमा आरंभ होती, चक्र पुष्करिणी की महिमा भारी है। तारक मंत्र यहाँ देते हैं शिव पार्वती, भक्तों की गति इसी मंत्र ने सुधारी है। आदि शिव आदि शक्ति मातेश्वरी पार्वती, हमको भी मुक्ति दे विनती हमारी है। ब्रह्मा जी का एक शीश काट के सदा शिव दोष मुक्त होने जाने कहाँ कहाँ भटके। जहाँ भी वो पहुँचे कपाल ने न पीछा छोड़ा, रहा वो तो शिव जी के हाथ से ही सटके। यही है आनंद वन, यही है माधवपुरी, पृथ्वी पे होते हुए पृथ्वी से हटके। यही दोष मुक्त हुए मुक्तेश्वर शिव, और विश्वनाथ रह गए काशी में सिमट के। वाराणसी के संगम पे वाराणसी, विश्वेश्वर शिव की धरा पे राजधानी है। इस नगरी के है पुराणों में द्वादश नाम, गंगा जी की लहरों में जिनकी कहानी है। हेलो 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 पुरानी है, भक्तों से अधिक देवी देवता विराजे यहाँ, शिव जी के संग पार्वती भवानी है। वेरी गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग जी। राधे राधे भाई, सत श्री अकाल। शीश गंग भाल चंद्र नेत्र लाल कंठ व्याल, भस्म युक्त नग्न तन जटा जूट धारी है। भूतेश्वर नागेश्वर डमरू त्रिशूलधर, अशुचि का घर बेल उसकी सवारी है। सत्यम शिवम सुंदरम उसे कहे वेद, कन्या का तुम्हारी वही शिव अधिकारी है। लाइक ठोक दो सारे बच्चे जी, फटाफट से लाइक कर दो और सारे ग्रुप में शेयर कर दो फटाफट से, जल्दी 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 शेयर कर दो फटाफट से। नाशिनी दुर्गा माता है यहाँ, हर विपदा से
वाराणसी को बचाते हैं। चैत्र नवरात्रि में पूजन होता गौरी का, शरण में नव दुर्गाएं पूजी जाती हैं। विश्वनाथ धाम में झलक चारों धाम। हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग मेरे यारों, वेरी गुड मॉर्निंग जी। क्या हाल चाल है? बढ़िया एकदम, मस्त मौज बहार, जिंदगी बढ़िया जी। चलो जी, वेरी गुड मॉर्निंग सर जी। आपका 101 इफेक्टिव क्वेश्चन कहाँ मिलेगा? मेरा 101 इफेक्टिव क्वेश्चन गूगल ड्राइव के उसी लिंक में मिलेगा जहां पर सारे पीडीएफ मिलते हैं। उस पीडीएफ के लिंक में एक पीडीएफ होगा, उस पीडीएफ के अंदर 101 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दिए होंगे। उन क्वेश्चंस को आप सोल्व करके एग्जाम में छा सकते हैं। गुड मॉर्निंग रजनीश, गुड मॉर्निंग श्रेया, गुड मॉर्निंग दीपक, गुड मॉर्निंग रेशमा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कुशाल, गुड मॉर्निंग निमांशी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग अतुल, गुड मॉर्निंग जी। सब बढ़िया एकदम, मस्त मौज बहार। चलो बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया होना चाहिए। अच्छा, आज हमें फाइनली क्या करना है जी? आज हमें फाइनली कैपिटल गेन का चैप्टर आज हमें स्टार्ट करना है जी। है मोस्ट एक्सपेक्टेड के नाम से है। उसमें ना 101 के नाम से नहीं होगा। अच्छा, वो 101 वाला कह रहे हो, वो तो अलग से नहीं मिलेगा। वो तो मैंने क्वेश्चन हाईलाइट किए थे, वो तो मैंने क्वेश्चन बैंक में अलग अलग क्वेश्चन हाईलाइट किए थे। उसका पीडीएफ अलग से नहीं मिलेगा। हाँ 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 हाँ, याद आ गया, मेरे को याद आ गया। सर इनकम टैक्स बिल पास हो गया। यप्पी यप्पी, यस पास हो गया। बट तुम काहे टेंशन लेत रही? तुम्हारे पेपर में थोड़ा आवत रही। थारे पेपर ईबी वो आन लाग रहा मई 27 और जून 27 के एग्जाम में, तो थाने टेंशन नहीं लेनी। वो थारे एग्जाम में नहीं आवत रही। क्या मेरी बात समझत रही मेरे बच्चों नालायकों? तो वो थारे एग्जाम में नहीं आवत रही। वो चुप करके तुम यू ही पढ़त रही जो मैं थाने पढ़ान रहा। ठीक है, जो पढ़ा रहा वही पढ़ना और कुछ नहीं पढ़ना। नॉलेज अपडेट के लिए पढ़ना, मैं तुम्हारी नॉलेज अपडेट करवा दी यूट्यूब पे डाल डाल के। ठीक है, चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से आ जाओ। इधर देखो ध्यान से प्लीज, अब बातचीत नहीं। तो आज हमें कैपिटल गेन का चैप्टर स्टार्ट करना है। आज मैंने कहा था कि जो भी हमारे मॉड्यूल में क्वेश्चंस होंगे इंपॉर्टेंट, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज हमारी क्लास मॉड्यूल में जो भी क्वेश्चंस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। कल जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपकी आरटीपी और एमटीपी में जो भी कैपिटल गेन वाले क्वेश्चन है वो हम कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे जी। ठीक है, चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पे आओ जी। सबसे पहला एक क्वेश्चन नंबर 7 हम यहां पे देखने जा रहे हैं कैपिटल गेन का। अब एक क्वेश्चन नंबर 7 जो मैं तुम्हें यहां पे बताना जा रहा हूं ना, ये भी एग्जाम में कई बार बन चुका है जी। ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार बन चुका है। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? एग्जामिन विद रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है क्या ये स्टेटमेंट सच्ची है, क्या ये स्टेटमेंट झूठी है। आपको सच और झूठ बताना है जी। अब पहला वो कह रहे हैं जी, कह रहे हैं एलाइनेशन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस। अच्छा, एलाइनेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ट्रांसफर करना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ट्रांसफर करना। कह रहे हैं एलाइनेशन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस इन ए ट्रांजैक्शन ऑफ रिवर्स मॉर्गेज अंडर ए स्कीम मेड एंड नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ट्रीटेड ट्रांसफर फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन। आंसर इज नो। सबसे बड़ा झूठा इंसान झूठ बोल रहा है, बिल्कुल भी सच नहीं बोल रहा, बिल्कुल भी सच नहीं बोल रहा, झूठ बोल रहा है। ऐसा नहीं होता। रिवर्स मॉर्गेज में जो भी हम रेजिडेंशियल हाउस ट्रांसफर करते हैं उसको हम ट्रांसफर से बाहर निकालते हैं। याद करो सेक्शन 47। एक बच्चा कह रहा है गाबू, वो मेरे गाबू सर आप मेरे को बता सकते हो रिवर्स मॉर्गेज क्या होता है? मेरे बच्चे रिवर्स मॉर्गेज का मतलब ये होता है, पहली बात तो ये गवर्नमेंट की एक स्कीम है। ये गवर्नमेंट उन लोगों के लिए निकालती है जिनके कई बार बच्चे नालायक निकल जाते हैं। ठीक है, नालायक किन के बच्चे निकलते हैं? जो अपने घर वालों को बाहर निकाल देते हैं। मतलब ऐसा गवर्नमेंट ने लिखा नहीं है, ये गवर्नमेंट स्कीम उनके लिए निकाल रही है जिनकी एज 60 साल या उससे ज्यादा है।
अब बहुत बार ऐसा होता है कि 60 साल है, उससे ज्यादा एज है, अब घर वालों को लगता है, बेटा बेटी को लगता है कि मम्मी पापा काम के नहीं है, क्योंकि मम्मी पापा तब तक अच्छे लगते थे जब तक पैसे कमाते थे, पैसे से हमारी जेबें भरते थे, वो हमारे खर्चे पूरे करते थे। अब मम्मी पापा पैसे नहीं कमाते, हमें अच्छे लगने बंद हो गए, तो उन्होंने क्या किया, घर से बाहर निकाल दिया। अब मान लो उनके नाम पर कोई एक घर है, तो गवर्नमेंट कहती वो तो तुम्हारे नहीं हुए बट हम तुम्हारे हो जाएंगे। इस स्कीम के अंदर क्या होता है, क्या वो सीनियर सिटीजन जो है अपना घर गिरवी रख देगा बैंक के पास, और बैंक उसे हर महीने फॉर एग्जांपल 80,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए, वो डिपेंड करता है उस घर की वैल्यूएशन के बेस पे, वो आपको हर महीने देगा। और दूसरी बात, तुम्हें घर में रहने भी देगा, मतलब तुम घर में रह भी सकते हो, उसके साथ साथ तुम्हें 1 लाख रुपए 1 महीने का मिलेगा भी। और ये घर गिरवी किसके पास होगा, ये बैंक के पास होगा। सर इसको हम फिर घर को छुटाएंगे कैसे, जब आगे जाके अगर तुम घर बेचोगे, बेच के जो पैसा आएगा उससे इसकी पेमेंट कर देना, तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। तो मतलब मोटा मोटी गवर्नमेंट ने एक बहुत बढ़िया स्कीम निकाली है उन लोगों के लिए जिनकी एज 60+ होती है। तो नॉर्मली हम घर बैंक को गिरवी रख देते हैं, उस घर में हम रह रहे होते हैं और बैंक हमें पर मंथ कुछ ना कुछ पे करता है। जो इस केस में मैंने घर दिया गवर्नमेंट करी, इसको हम ट्रांसफर वाली कैटेगरी में कवर नहीं करेंगे, इस पे कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। तो पहला पॉइंट तो ये है, ठीक है। तो रिवर्स मॉर्गेज का मतलब कि आपने घर गिरवी रख दिया, बैंक वाले हर महीने कुछ ना कुछ पे कर रहे हैं, घर बैंक के पास है बट उस घर में तुम ही रह रहे हो अभी, और जब तक तुम जिंदा रहोगे तब तक नॉर्मली तुम्हें हर मंथ कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। फिर जो भी अपना बाद में इसकी रीपेमेंट कर देगा वो घर को छुड़वा ले, नहीं तो फिर घर किसका हो जाएगा, बैंक का हो जाएगा। फिर बैंक वाले क्या करेंगे, घर को बेच के अपनी लोन की रीपेमेंट की रिकवरी कर लेंगे। तो इसको हम रिवर्स मॉर्गेज बोलते हैं, ठीक है। चलो, तो इसको हम ट्रांसफर वाली कैटेगरी में कवर नहीं करते, ये ट्रांसफर से बाहर है, इस पे कोई भी कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता। अब आगे देखो जी, अगला पॉइंट फिर यहां पे निकल के आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट जो यहां पे है, नेक्स्ट पॉइंट देखो यहां पे सेकंड पॉइंट क्या है, वो कह रहा है जीरो कूपन बॉन्ड ऑफ एलिजिबल कॉर्पोरेशन हेल्ड फॉर 14 मंथ विल बी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। आंसर इज यस। पहले तो एक बताओ जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है। हेलो भाई साहब, जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है। हेलो ओए, बात सुनो ओए, जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है। जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब होता है ऐसे बॉन्ड जिसपे इंटरेस्ट होता है जीरो, सारा पैसा जो मिलता है वो मैच्योरिटी पर मिलता है। ऐसे बॉन्ड जिस पर इंटरेस्ट होता है जीरो, सारा पैसा किस पर मिलता है, मैच्योरिटी पर मिलता है। याद है जीरो कूपन बॉन्ड वाले केस में 12 महीने की लिमिट होती है कि अगर 12 महीने तक है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है, अगर 12 महीने से ज्यादा है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। यहाँ पे 14 महीने की बात हो रही है, तो 12 महीने से ऊपर है तो उस केस में ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट वाली कैटेगरी में कवर होंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट वाली कैटेगरी में कवर नहीं होगा। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है। तो भैया उसने बोला 14 महीने में लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बनेंगी, बिल्कुल सच बोल रहा है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं बोल रहा। अगले पॉइंट पर कह रहे जीरो कूपन बॉन्ड मींस अ बॉन्ड ऑन विच नो पेमेंट एंड बेनिफिट्स आर रिसीव और रिसीवेबल बिफोर मैच्योरिटी और रिडम्पशन। हाँ बिल्कुल सही बात है जी भाई, रिडम्पशन से पहले में कोई बेनिफिट मिलता ही नहीं। मैंने भी तो आपको बताया कि ये बॉन्ड ही ऐसा होता है जिसपे इंटरेस्ट आपको जीरो मिलता है, मतलब जब तक ये रिडीम नहीं होंगे उससे पहले कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, जैसे ही रिडीम होंगे उस टाइम पर हमें सारा पैसा मिलेगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो सच्ची निकल के आ रही हैं। अब अगर आप एक बार यहां पे चेक करोगे तो यहां पे आपको लिखा दिख जाएगा, ये देखो जी, यहां पर एक बार यहां पे चेक करो, ये स्टेटमेंट भी सच्ची है और ये स्टेटमेंट भी यहां पे सच्ची है, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है। पक्का पक्का। तो एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, बन गया तो बल्ले बल्ले, नहीं बना तो कोई बात नहीं, ठीक है जी। अब अगले पॉइंट पर आओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 8, वो भी हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। आउच। अब एक क्वेश्चन नंबर 8 ना ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जामिनर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। देखो कैपिटल गेन में ना गिने चुने सेक्शन है, जो एग्जाम के अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते हैं ना वो गिने चुने सेक्शन है। अब सेक्शन कौन कौन से है मोटा मोटी, एक तो सेक्शन 50C है जहां पर कंफर्म एग्जाम में से क्वेश्चन बन ही जाता है। फिर एक सेक्शन जो है वो 50CA है, याद करो अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स वाला, उसमें से क्वेश्चन नॉर्मली बन जाता है। फिर एक सेक्शन जो है वो आपका निकल के आता है सेक्शन नंबर 50B, याद करो वो स्लम सेल वाला। फिर एक सेक्शन है 51 एडवांस मनी फॉरफिटेड वाला, और एक सेक्शन है 45(2) कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड वाला, ठीक है। और फिर एक सेक्शन है 112 कैपिटल ए, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाला, और एक सेक्शन है 54 एंड 54EC जो कैपिटल गेन की एग्जामिशन का है।
मतलब अगर मैं पूरे कैपिटल गेन को समेटूं तो ये लगा लो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सेक्शन के अंदर पूरा कैपिटल गेन खत्म हो जाता है जी। और अब चेक करना, जब भी आज तक एग्जाम में क्वेश्चंस बने वो इसी में से बने, या तो 50B का होगा, या 51 का होगा, या 50C का होगा, या 50CA का होगा, या 45-2 का होगा, या 112A का होगा, या इन दोनों में से कोई सेक्शन होगा जी। क्या बात समझ में आ रही है? अब जो अगला सेक्शन यहां पे है दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 8 में, ये हमारा सेक्शन नंबर 45-2 है। पहले मेरे को बताना सारे के सारे बच्चे 45-2 क्या था? 45-2 कहता है कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, कि अगर किसी पर्सन ने अपनी कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करवाया तो वो कन्वर्जन जो होगा वो ट्रांसफर बन जाएगा। और जैसे वो कन्वर्जन ट्रांसफर बनेगा तो फिर जब वो स्टॉक इन ट्रेड बेचोगे उस टाइम पर कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा, ट्रांसफर के टाइम पर नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम पर पैसा मुझे मिला ही नहीं है। फिर जब मैं स्टॉक इन ट्रेड बेचूंगा उसी टाइम पर मेरी पीजीपी की इनकम आएगी, उसी टाइम पर मेरा कैपिटल गेन आएगा। अब एक पॉइंट याद करो, मैंने कहा था कि जिस दिन भी आप कन्वर्ट करोगे उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो कैपिटल गेन का सेल प्राइस बन जाएगी, और जो कैपिटल गेन का सेल प्राइस बनेगी वही मेरी पीजीपी की कॉस्ट बनेगी, वही मेरी पीजीपी की कॉस्ट बनेगी। भाई कन्वर्जन के दिन जो है, कन्वर्जन के दिन की एफएमवी मेरा सेल प्राइस है कैपिटल गेन के लिए, और वही एफएमवी पीजीपी के लिए मेरी कॉस्ट बनेगी। और पीजीपी वाले केस में हमें कोई इंडेक्सेशन करना नहीं, कैपिटल गेन वाले केस में हमें इंडेक्सेशन करना है, और वो भी तब करना है अगर 23 जुलाई 24 से पहले का ट्रांसफर है। और इंडेक्सेशन कैसे करेंगे तुम सब जानते हो, जिस ईयर में कन्वर्ट किया, मतलब जिस दिन कन्वर्ट किया वहीं तक की इंडेक्सेशन है, उसके बाद की इंडेक्सेशन नहीं है, क्योंकि उसके बाद तो पीजीपी है। और एक पॉइंट और ध्यान देना चाहिए, याद है जितना भी स्टॉक इन ट्रेड हम आगे बेचेंगे उतने परसेंट ही कैपिटल गेन टैक्सेबल करना। अगर मैंने आगे स्टॉक इन ट्रेड 80% बेचा है तो 80% ही कैपिटल गेन आएगा, अगर मैंने आगे 40% बेचा है तो 40% क्या आएगा। ऐसा क्वेश्चन इसी चैप्टर में टेस्ट रिवर नॉलेज के अंदर दिया हुआ है, जो मैंने 101 FAQ उसके अंदर कराया था। याद है वो जो मैंने एग्जामिनर फेवरेट क्वेश्चन करवाए थे, वही नोट फॉर ऑल वाली सीरीज, उसके अंदर मैंने वो क्वेश्चन करवाया था कि अगर आपने थोड़ा स्टॉक इन ट्रेड बेचा तो थोड़ा कैपिटल गेन टैक्सेबल करोगे, तो जितना आपने स्टॉक इन ट्रेड बेचा होगा अकॉर्डिंगली उतना ही कैपिटल गेन टैक्सेबल करोगे। बस ये पर ध्यान दो। अब एक बार यहां पे चेक करना, मिस्टर ए कन्वर्ट हिज कैपिटल एसेट एक्वायर कितने की 5 लाख इन जून 2004, ठीक है जी। उसके बाद स्टॉक इन ट्रेड इन द मंथ ऑफ नवंबर, ठीक है। फेयर मार्केट वैल्यू जो है कन्वर्जन के दिन की 4.5 लाख रुपए है। स्टॉक इन ट्रेड आपने बेचा जो है वो 6.5 लाख का बेचा है सितंबर 2024 में, हाँ जी सितंबर 2024 में। व्हाट विल बी द टैक्स ट्रीटमेंट? अब बताओ जी इस केस में टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा जी, फटाफट से बता दो टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा। सारे के सारे बच्चे फटाफट से बोल दो इस केस में टैक्स ट्रीटमेंट क्या करोगे, इस केस में टैक्स ट्रीटमेंट क्या करोगे। हाँ जी जल्दी करो जी सर, ये क्वेश्चन हमें ट्राई करने दो, करो फिर फटाफट से ट्राई करो, जल्दी करो फटाफट से। आंसर बताओ, कैपिटल गेन बताओ और पीजीपी बताओ जी। कैपिटल गेन बता दो और पीजीपी बता दो। भाई कैपिटल गेन क्या होगा और पीजीपी क्या होगा जी। नो इंडेक्सेशन, हाँ तो वो तो मेरे को आंसर बताओ ना, नो इंडेक्सेशन नहीं मैंने पूछा, मेरे को आंसर बताओ। नो इंडेक्सेशन छोड़ो तुम, मेरे को आप आंसर बताओ, आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों। इस क्वेश्चन में कैपिटल गेन क्या निकल के आएगा और इस क्वेश्चन में पीजीपी क्या निकल के आएगा, बस ये बता दो मुझे, कैपिटल गेन और पीजीपी क्या निकल के आएगा जी। चार लाख तो आएगा कैपिटल गेन, ओके 4 लाख आएगा कैपिटल गेन, ठीक है जी 4 लाख तो कैपिटल गेन आ गया, ठीक है। और पीजीपी बताओ कितना आएगा जी। आपने बोला 4 लाख कैपिटल गेन आएगा, ठीक है वो लिख लिया। पीजीपी बताओ कितना आएगा। 2 लाख पीजीपी आएगा जी। अरे 4 लाख कैपिटल गेन आएगा और 2 लाख पीजीपी आएगा, यही आएगा जी। 4 लाख तो कैपिटल गेन आपने बोल दिया और 2 लाख पीजीपी आएगा,
है भाई? 4 लाख कैपिटल गेन और 2 लाख क्या आएगा? पीजीपी आएगा। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं कह रहा हूं भाई साहब, बस मैं तालियां बजाऊं तुम्हारे लिए, इतनी तालियां बजाओ, इतनी तालियां बजाओ, बस मेरे तालियों के बीच में ना मुंह तुम्हारा होना चाहिए। मैं ऐसे ऐसे करके तालियां बजाऊं और बीच में तुम्हारा मुंह हो और तुम कहो नहीं सर छोड़ दो सर, छोड़ दो सर, छोड़ दो। अबे नालायकों, तुमने कैपिटल गेन में इंडेक्सेशन क्यों नहीं किया भाई? है यहां पे ट्रांसफर 23 जुलाई 24 के बाद है क्या? उसने स्टॉक इन ट्रेड बेचा है, उसने स्टॉक इन ट्रेड बेचा है सितंबर 24 में। कन्वर्जन जो हुआ है, कन्वर्जन तो भाई मेरे जून में हुआ ना, सॉरी कन्वर्जन कब हुआ? कन्वर्जन तो नवंबर 23 में हुआ ना। तो अगर कन्वर्जन नवंबर 23 में हुआ तो 23 जुलाई 24 से पहले का ट्रांसफर है, तो इंडेक्सेशन क्यों नहीं करोगे? नो इंडेक्सेशन, नो इंडेक्सेशन। क्यों नो इंडेक्सेशन है? ट्रांसफर किसको बोलते हैं? कन्वर्जन को नहीं बोलते क्या? सेक्शन 2 क्लोज नंबर 47 जो तुमने पढ़ा था ट्रांसफर की डेफिनेशन वाला, उसमें क्या था कि कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, उसको हम ट्रांसफर बोलेंगे। ट्रांसफर नवंबर 23 में है तो इंडेक्सेशन तो होगा, और जब स्टॉक इन ट्रेड बेचोगे उस टाइम पर नहीं होगा। ऐसे नालायक बच्चे हैं ना बिल्कुल ही, ठीक है नहीं? तो बिल्कुल इंडेक्सेशन करेंगे, 100% यहां पे इंडेक्सेशन करेंगे। पीजीपी के अंदर नहीं होगा। पीजीपी का आपने आंसर बिल्कुल परफेक्ट दिया कि पीजीपी की इनकम जो है वो 2 लाख रुपए है, बट कैपिटल गेन 2 लाख रुपए नहीं आएगा। अगर मैं यहां पर कैपिटल गेन की बात करता हूं तो यहां पे एक बार चेक करना जी। तो यहां पर कैपिटल गेन जो हमारा यहां पे निकल के आ रहा है वो हमारा है ये राजी। तो 2 लाख तो पीजीपी की इनकम आ गई। 296,018 जो है या 017, ये हमारा कैपिटल गेन आ रहा है जी, ये हमारा कैपिटल गेन आ रहा है। अब बताओ क्या दिक्कत है यार? पता नहीं तुम क्या कर रहे हो, सुबह सुबह उठ के बिल्कुल नींद के अंदर बैठे हो। ऐसा थोड़ा होता है यार। बताओ अभी अगर ऐसे तुम गलती करोगे तो कैसे चलेगा बताओ? सर इसको सोल्व करवा दो। वैसे तो ये रहा सोल्व, इसमें कुछ खास प्रेजेंटेशन है ही नहीं, टेबल फॉर्म प्रेजेंटेशन है। एक में पहले कैपिटल गेन निकालना है, ये कैपिटल गेन है, उसके नीचे पीजीपी निकालना है, ये प्रेजेंटेशन है। इसमें प्रोविजन तो कुछ लिखना ही नहीं आपको जी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वर्किंग नोट बनाने हैं। फॉर द पर्पस ऑफ इंडेक्सेशन द कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ ईयर इन विच द एसेट इज कन्वर्टेड, वो इसने बोला ना कि जिस ईयर में कन्वर्ट किया वहीं तक का हमें इंडेक्स पीरियड लेना है। और जब अपने स्टॉक इन ट्रेड बेचा है तो उसमें कोई भी इंडेक्सेशन एप्लीकेबल होगा ही नहीं, क्योंकि वो स्टॉक इन ट्रेड है जी। बिल्कुल सिंपल प्रेजेंटेशन तो है, थोड़ी मुश्किल प्रेजेंटेशन तो बात समझ में आ रही है। टेबल फॉर्म प्रेजेंटेशन है भाई। कैपिटल गेन का मैंने फॉर्मेट तुम्हें बनवाया हुआ है ना। हेलो भाई साहब, वो इधर कैपिटल गेन का मैंने क्लास में फॉर्मेट बनवाया हुआ है ना, तो वही सेम फॉर्मेट तो है। फुल एफवीओसी, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, माइनस में आई को आ, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। फिर आपने पीजीपी की इनकम निकाल दी, जो स्टॉक इन डेट का सेल प्राइस है, माइनस में एफएमवी जो है वही तुम्हारी कॉस्ट बन गई, तो तुम्हारी पीजीपी की इनकम आ गई। डन? क्या इसको लॉक कर दें? पक्का पक्का। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब यहां पे आ जाओ अगले पॉइंट के ऊपर जी। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें सॉल्व करना है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। अब ये तुम करोगे जी, ये क्वेश्चन नंबर 15 तुम करोगे। हेमंत वंस मोर क्या वंस मोर? बताओ वंस मोर क्या? क्या वंस मोर? बोलो क्या वंस मोर? बताओ क्या करें वंस मोर? भाई जिस दिन तुमने कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया उस दिन की एफएमवी तुम्हारा सेल प्राइस बन गई। एफएमवी तुम्हें दी हुई है, एफएमवी क्वेश्चन में ही दी हुई है, वो तुम्हारा सेल प्राइस बन गई। फिर कॉस्ट तुम्हें पता है तो उसको इंडेक्सेशन कर दो ना, क्योंकि ट्रांसफर 23 जुलाई 24 से पहले का है। और फिर जब स्टॉक इन ट्रेड बेचा उस टाइम पर इंडेक्सेशन होगा नहीं, तो उस टाइम पर 2 लाख रुपए की फ्लैट इनकम है। ठीक है, चलो अब एक बार यहां पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15 पर आओ। ये क्वेश्चन भी आप सोल्व करने की ट्राई करेंगे। एक बार क्वेश्चन नंबर 15 देखो। कह रहा है आरव कन्वर्ट
हिज प्लॉट ऑफ लैंड परचेज इन जुलाई 2004, जुलाई 2004 में परचेज किया 80,000 रुपए का इनटू स्टॉक इन ट्रेड ऑन 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2024 को आपने कन्वर्ट किया। फेयर मार्केट वैल्यू 31 मार्च 24 की 3 लाख रुपए है। स्टॉक इन ट्रेड जो आपने बेचा वो 3,25,000 का बेचा इन जनवरी 25, बेचा कब है? जनवरी 25 में। फाइंड आउट द टैक्सेबल इनकम इफ एनी, इफ सो अंडर विच हेड्स ऑफ इनकम फॉर असेसमेंट ईयर कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स आपको यहां पे दे रखे हैं। बताओ जी क्या करोगे? सारे बच्चे फटाफट से मुझको बता दो, इस क्वेश्चन में तुम क्या करके मानोगे? 53628, 53628 का कैपिटल गेन, 25,000 रुपए की पीजीपी की इनकम। अबे 2.5 लाख नहीं विशाल, 25,000 रुपए आएगी। 25,000 की तो इनकम आएगी ना, 3,25,000 में से 3 लाख गया, 25,000 रुपए की पीजीपी की इनकम आ गई। और कैपिटल गेन आ रहा है 53628, बिल्कुल सही आंसर है। आपने कैपिटल गेन कैसे निकाला है भाई? 80,000 रुपए है ना, तो 80,000 आपका 2004-5 का रेट 113, ट्रांसफर 31 मार्च 24 को, मतलब 23-24, तो 348, तो 348 से मल्टीप्लाई करोगे अकॉर्डिंगली आपका आई को निकल के आएगा और कैपिटल गेन आपका वही निकल के आएगा। 53628 इज परफेक्ट आंसर। डन, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का लोग कर सकते हैं? चलो बहुत बढ़िया जी। ई भी यहां पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन जो हमें करना है, अगला क्वेश्चन है ई लो, क्वेश्चन नंबर 18। अब 18, 19, 20 इन तीनों में से इस बार के एग्जाम में कंफर्म एक क्वेश्चन बनने की उम्मीद है। फिगर थोड़ी बहुत बदल सकती है, मतलब क्वेश्चन का रेफरेंस नाम थोड़ा बहुत बदल सकता है, बट होगा वो इसी पैटर्न पे। तो ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 18, 19 और 20, इनको ध्यान से पढ़ना चाहिए। लो जी, अब यहां पे एक बार आओ जी। कह रहा है मिस्टर सार्थक है एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट विद मिस्टर जयकुमार टू सेल हिज रेजिडेंशियल हाउस लोकेटेड एट कानपुर। 16 अगस्त 2024 को एग्रीमेंट हुआ 1.5 करोड़ का। कितने का एग्रीमेंट हुआ? 1.5 करोड़ का एग्रीमेंट हुआ, ठीक है। 20% अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट। अब 20% अकाउंट पे ड्राफ्ट सही है एग्रीमेंट के दिन, तो एग्रीमेंट के दिन की एसडीवी मेरे काम की है, रजिस्ट्रेशन वाली एसडीवी मेरे काम की नहीं है। 60% मिला पोजेशन पे, बैलेंस मिला कंप्लीशन के बाद, ठीक है जी। फिर वो कह रहा है जय कुमार वॉज हैंड ओवर द पोजेशन। हाँ जी, उसने पोजेशन जब दिया है वो दिया 15 दिसंबर 24 को। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, पोजेशन है 15 दिसंबर 24 को। याद है इमूवेबल प्रॉपर्टी वाले केस में ट्रांसफर किसको मानते हैं? हेलो भाई साहब, ओए ओए इधर। इमूवेबल प्रॉपर्टी वाले केस में ट्रांसफर किसको मानते हैं? ट्रांसफर मानते हैं पोजेशन को। पोजेशन कब है? 15 दिसंबर 24, तो 23 जुलाई 24 के बाद है। तो ट्रांसफर 23 जुलाई 24 के बाद है, तो कैपिटल गेन जो निकलेंगे वो विदाउट इंडेक्सेशन निकलेंगे, इंडेक्सेशन के साथ नहीं निकलेंगे जी। अब रजिस्ट्रेशन जो हुआ है वो हुआ 14 जनवरी 25 को। ही पेड द सेल प्रोसीड एज पर द सेल एग्रीमेंट। अब आगे देखो जी, क्या कह रहा है? कह रहा है वैल्यू डिटरमाइंड बाय स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 16 अगस्त की 1,70,00,000, 15 दिसंबर की 1,71,00,000, फिर 14 जनवरी की 1,71,50,000। तो पहली बात, ये एसडीबी मेरे काम की नहीं है, ये एसडीबी मेरे काम की नहीं है, ये वाली एसडीबी मेरे काम की है। अब ये वाली एसडीबी मेरे काम की है 16 अगस्त 24 की, जिस दिन मेरा एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट कितने का हुआ? 1.5 करोड़ का। अच्छा, अगर एग्रीमेंट 1.5 करोड़ का हुआ है तो 1.5 करोड़ का 110 जो बनेगा वो बनेगा आपका 1,65,00,000। अब मेरे को सारे बच्चे बोल दो, अगर 1,65,00,000 का बनेगा तो यहां पे सेल प्राइस बताओ क्या बनेगा जी? हाँ जी, सेल प्राइस बताओ यहां पर क्या बनेगा, फटाफट से बोल दो जी। 1,70,00,000 है ये वाला, तो 1,70,00,000 है, तो 110% से ज्यादा है, तो सेल कंसिडरेशन जो है वो 1,70,00,000 बनेगा जी। सेल प्राइस क्या बनेगा? 1,70,00,000 बनेगा। फिर उसने बोला आपने प्रॉपर्टी एक्वायर की है 1 अप्रैल 1 को 30 लाख रुपए की आपने एक्वायर की है। फिर वो कह रहे हैं आफ्टर रिकवरिंग द सेल प्रोसीड फ्रॉम जय कुमार ही परचेज 2 रेजिडेंशियल हाउस, 1 इन कानपुर एंड अनदर इन दिल्ली। मतलब एक कानपुर में एक दिल्ली में परचेज किया, 2 घर है। अच्छा, क्या इन दोनों घर के एग्जम्पशन मिल सकती है? सारे बच्चे बोल दो, क्या इन दोनों घर की एग्जम्पशन मिल सकती है? यस। अगर मेरे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 करोड़ रुपए तक है तो मैं 2 घर एग्जाम करवा सकता हूं। अगर मेरे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 करोड़ से ज्यादा है तो एक ही घर एग्जाम होगा, वो भी इंडिया वाला।
तुम्हें कैपिटल गेन देखने पड़ेंगे वो कितने हैं, बट आई थिंक मेरे ख्याल से कैपिटल गेन जो है वो 2 करोड़ से कम ही होंगे जी। तो अगर कैपिटल गेन जो है वो 2 करोड़ से कम ही है तो 2 घर जो है वो आप एग्जम्प्ट करवा सकते हो। अगर 2 करोड़ से ऊपर होते तो 1 घर की लिमिट होती जी। अब अगर कैपिटल गेन निकाल दो और इन्फ्लेशन इंडेक्स आपको ये वाले दे रखे हैं जी, एक बार निकालना, एक बार चेक करना सारे के सारे बच्चे, एक बार निकाल के बताओ जी कैपिटल गेन तुम्हारा कितना आ रहा है इस क्वेश्चन में। अप टू 50 लाख, ये 50 लाख की लिमिट कहां से आ गई भाई? ओए डीटी, 50 लाख की लिमिट कहां से आ रही है? कुछ भी, कुछ भी। 50 लाख की लिमिट 54 ईसी में है, बॉन्ड्स परचेस करने में। कैपिटल गेन बताओ जी। कैपिटल गेन जो आएगा 85 लाख आएगा जी। 85 नहीं नहीं, मेरे को नेट कैपिटल गेन बताओ आफ्टर कैपिटल गेन की एग्जम्पशन। कैपिटल गेन की एग्जम्पशन के बाद कैपिटल गेन कितना आएगा? कैपिटल गेन की एग्जम्पशन के बाद कैपिटल गेन कितना आएगा वो बताओ मुझे जी। भाई 1 करोड़ 45 लाख, अब 1 करोड़ 45 लाख में से 55 लाख तो माइनस कर दो ना। 35 लाख का ये और 20 लाख का ये, 35 लाख का ये और 20 लाख का ले, तो कितना आ गया? 55 लाख आ गया जी। 55 लाख आ गया ना। तो 1 करोड़ 40 लाख में से 55 लाख माइनस किया तो 85 लाख का मेरा कैपिटल गेन आ गया जी। हाँ, कितने का कैपिटल गेन आ गया? 85 लाख का मेरा कैपिटल गेन आ गया। अच्छा, वैसे उसने मुझसे ना कैपिटल गेन पूछा है, बट अगर वो इसमें टैक्स निकालना पूछता तो बताओ हम कैसे निकालते? तो ये जो कैपिटल गेन निकाला इसका 12.5%, इसका 12.5%, और आफ्टर इंडेक्सेशन जो कैपिटल गेन आता उसका 20%, जो भी लेस होता वो टैक्स हमें यहां पे देना पड़ता जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? मैं दोबारा बोलूंगा, मेरे बच्चे वो प्रोपोर्शनेट वाला 54F में करते हैं, वो 54F में है जहां पे नेट सेल प्राइस लगाना होता है। यहां तो कैपिटल गेन लगाना है ना, तो या तो जितना कैपिटल गेन लगाओगे उतना एग्जम्प्ट होगा। वो तो उस केस में पूरा का पूरा सेल प्राइस लगाओगे तो सारा कैपिटल गेन एग्जम्प्ट होगा, अगर कम लगाओगे तो प्रोपोर्शनेट एग्जम्प्ट होगा। 54 में ऐसा नहीं है, 54 में क्या है? कैपिटल गेन लगाओगे कैपिटल गेन एग्जम्प्ट होगा जी यहां पे, ठीक है ना। तो वैसे हमें यहां पे टैक्स निकालना नहीं है, बट अगर टैक्स निकालना होता तो हमें यहां पे ऑप्शन मिल जाता। ऑप्शन क्या मिलता कि जो तुमने गेन निकाला उसका 12.5%, फिर आफ्टर इंडेक्सेशन जो कैपिटल गेन निकालते हैं उसका 20%, तो जो भी लेस वाला है वो हमें यहां पे देना पड़ता। बस ये पर ध्यान दो। डन, क्या इसको लॉक कर दें जी? क्या इसको तृष्णा, इसमें 50F वाला कोई क्वेश्चन दिया नहीं है, जब आगे आएगा तो उसको हम देख लेंगे जी, ठीक है। मेरे को ये बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? 85 लाख में, 85 लाख में कोई दिक्कत तो नहीं है? सर एक बार इस क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन करवा दीजिए। लो जी, कर लो प्रेजेंटेशन। वैसे इसमें प्रेजेंटेशन में कुछ खास है नहीं, अब मेरे को लगता है कई बार आप टाइम वेस्ट करवाते हो और कुछ नहीं है। जहां प्रेजेंटेशन जरूरी है वहां तो मैं करवा देता हूं, बट ये सिंपल ही तो है। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन फॉर असेसमेंट ईयर 25-26, ठीक है, 25-26। अब यहां पे सबसे पहले तो आप वो लिखोगे जी, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। अब आपने कैसे निकालना? यहां पे आप लिखोगे वर्किंग नोट नंबर 1, 1 करोड़ 70 लाख, 1 करोड़ 70 लाख, ठीक है। उसके बाद यहां पर आपने माइनस कर दिया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस, कितना आ रहा है यहां पे? 30 लाख। फिर यहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है 1 करोड़ 40 लाख, 1 करोड़ 40 लाख, ठीक है नी। अब 1 करोड़ 40 लाख में यहां पे लॉन्ग टर्म गेन आ रहा है माइनस में, माइनस में
कैपिटल गेन एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 54। तो आपका एक तो मेरे ख्याल से है यहां पर 20 लाख, एक मेरे ख्याल से यहां पर है 35 लाख, तो 55 लाख रुपए आपका यहां से माइनस हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो आपका निकल के आ गया वो आपका आ गया 55 लाख माइनस करने के बाद 85 लाख। ये आपका लॉन्ग टर्म गेन आ गया जी, ये लॉन्ग टर्म गेन आ गया ना। अब इसी को मैं उसमें कन्वर्ट करवा देता हूं, ये देखो जी। अब यहां पे हमें टैक्स निकालना है, हमें यहां पे क्या निकालना है, टैक्स। तो यहां पे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। अब टैक्स लायबिलिटी निकालनी है, ठीक है ना सर। इंडेक्सेशन नहीं लगेगा यार, अभी तो बताया 23 जुलाई 24 के बाद है। अब अगर 23 जुलाई 24 के बाद है तो इंडेक्सेशन क्यों लगेगा है? अगर 23 जुलाई 24 के बाद ट्रांसफर है, इंडेक्सेशन क्यों लगेगा नालायक। अब यहां पे टैक्स निकालना है। अब यहां पे ना इन्होंने कोई और इनकम नहीं दी, तो मैं एज्यूम कर रहा हूं नो अदर इनकम। भाई मैं एज्यूम कर रहा हूं कि इसके अलावा कोई दूसरी इनकम नहीं है। अच्छा, एज्यूम क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि जो बैलेंस एग्जम्पशन लिमिट है मुझे वो यूज करनी पड़ेगी। एज्यूम कर रहा हूं नो अदर इनकम, एंड मैं यहां पर बात कर रहा हूं डिफॉल्ट स्कीम की। मैं डिफॉल्ट स्कीम की बात कर रहा हूं। तो अब यहां पे क्या करना पड़ेगा जी? पहला, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब पहला यहां पे 85 लाख में से 3 लाख रुपए माइनस कर दिए जी। उसके बाद इसका 12.5%। तो 85 लाख में से माइनस कर दिए 3 लाख, उसका 12.5%। तो यह आएगा 10,25,000। या तो ये टैक्स आएगा जी, या फिर दूसरा। अब दूसरा गवर्नमेंट करी आफ्टर इंडेक्सेशन, तो सेल प्राइस मेरा आ गया 85 लाख। माइनस में इसकी कॉस्ट कितनी है जी? इसकी कॉस्ट आ रही है 30 लाख। और 30 लाख आपने परचेज कब की है? अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूंगा, ये क्वेश्चन में आपने परचेज कब किया जी? ये 30 लाख का जो घर है वो आपने लिया कब है? 30 लाख का घर आपने जो लिया है वो लिया है आपने 141 को ना। हाँ, 141 को। तो अगर 141 को लिया है तो यहां पे आपका आ गया, यहां पे 30 लाख डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 363। तो यहां पे 30 लाख डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 363 कितना आ गया जी? ये भाई साहब नुकसान आ गया आपका। अगर आप चेक करोगे ये तो नुकसान हो रहा है जी, साढ़े या तो 20% आएगा ना, ये नुकसान हो रहा है। तो 30 लाख डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 363 माइनस में 85 लाख, तो ये 23,90,000 रुपए का लॉस आ गया, लॉस। तो भाई अगर 23,90,000 रुपए का लॉस है तो लॉस पे तो टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा जी। अब अगर लॉस पे टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा तो यहां पे आपका 23,90,000 था, ठीक है जी। तो यहां पे तो आएगा लॉस, आपका लॉस आएगा 23,90,000। तो उसका जो 20% यहां पे आएगा वो आएगा नील। नील। तो यहां पे जो टैक्स आएगा ना, यहां पे जो टैक्स आएगा वो यहां पे नील आएगा जी। अच्छा सॉरी, सेल प्राइस तो वो है ना हमारा, सेल प्राइस तो हमारा 85 लाख मैंने कहां से लिया? ओहो, 1,70,00,000 आएगा। एक मिनट रुको जी, सेल प्राइस जो आएगा 1,70,00,000 आएगा। एक मिनट रुको, 1,70,00,000 1,70,00,000 30 लाख डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 363, तो ये होगा 1,08,90,000। तो इसमें से 1,70,00,000 माइनस करेंगे तो ये बनेगा 61,10,000 का 20%। तो इसका 20% आएगा 12,22,000। हाँ तो कम तो फिर ऊपर बन रहा है जी, कम तो ये वाला टैक्स बनेगा जी, कम आपका बनेगा ये वाला जी। तो इसमें से अगर मैं चेक करूंगा 85 लाख में से 30 लाख माइनस करना,
85 लाख में 30 लाख माइनस करके 12.5, 10,25,000, तो इसका टैक्स बनेगा 10,25, इसका टैक्स बनेगा 10,25,000। तो 10,25,000 में अगर आप 4% सेस जोड़ दोगे तो 10,25,000 का, एक मिनट रुको, यहां पे तो 3 लाख माइनस होंगे, इसमें से भी पहले 3 लाख माइनस होंगे, तो 61,10,000 माइनस में 3 लाख, उसका 20%, तो यहां पे आएगा 11,62,000। बट कम वही आ रहा है जी, 10,25,000 कम आ रहा है, उसमें 4%। और एक बार चेक करना कैपिटल गेन तुम्हारा कितना आ रहा है, कैपिटल गेन तुम्हारा कितना आ रहा था जी, कैपिटल गेन 85 लाख है ना, तो कैपिटल गेन 85 लाख है, 50 लाख से ऊपर है जी, हाँ नहीं, कैपिटल गेन 85 लाख है, 50 लाख से ऊपर है, तो 10% यहां पे सरचार्ज भी एप्लीकेबल होगा, तो यहां पे 10% सरचार्ज भी एप्लीकेबल करना पड़ेगा पहले जी। तो 10,25,000 में 10% सरचार्ज, यहां पे आएगा 11,27,500 प्लस में 4%, तो इसमें 4% करूंगा तो 11,72,600 रुपए ये फाइनल टैक्स आएगा जी, 11,72,600 आएगा, ये वाला फाइनल टैक्स बनेगा जी, 11,72,600 ये फाइनल टैक्स बनेगा इसका। अगर ये हमसे टैक्स पूछ लेते, वैसे इसने हमसे टैक्स पूछा नहीं है, बट अगर हमसे टैक्स पूछ लेते ना तो ये फाइनल इसका आंसर आता 11,72,600 जी, ठीक है जी, ये इसका फाइनल आंसर आता जी। सर सेकंड वाले में बेसिक एग्जाम्पशन माइनस कर दी सेकंड वाले में जी। सर सेकंड वाले में 55 लाख की एग्जाम्पशन माइनस नहीं होगी, माइनस नहीं की क्या मैंने, अरे यार एक मिनट रुको, इसको दोबारा से यहां पे, इसको यहां पर दोबारा से लिखो एक बार, इसको यहां पे एक बार दोबारा से लिखो, मैं सही तरीके से लिखवा देता हूं आपको, लिखना एक बार, कंप्यूटेशन ऑफ फाइनल टैक्स लायबिलिटी, एक बार दोबारा से लिखो, एक बार दोबारा से लिखो, दोबारा से कंप्यूटेशन ऑफ फाइनल टैक्स लायबिलिटी। पहला, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, तो पहला तो आपने जो निकाला है 85 लाख, उसमें से 3 लाख की एग्जामिशन माइनस हो गई, उसका 12.5%, 35 लाख माइनस में 3 लाख, उसका 12.5%, ये आ रहा है 10,25,000, एक तो ये आ रहा है जी। दूसरा 1,70,00,000 माइनस में 30 लाख डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 363, ठीक है, इसमें 55 लाख रुपए जो इन्वेस्टमेंट है वो माइनस होंगे, ठीक है, फिर माइनस 3 लाख रुपए की जो लिमिट है वो माइनस होगी, देन उस पे 20% आएगा। अब मेरे को बताओ कितना आएगा जी, तो 30 लाख डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 363 माइनस में 1,70,00,000 प्लस में 55 लाख, ठीक है जी, मतलब माइनस 55 लाख कर दिया मैंने, डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 363 1089 माइनस 1,70,00,000, ये हो गया 61 प्लस में 55 और ये हो गया 3 लाख, इसका 20%, तो ये आएगा जी 62,000 पे ये आएगा, ठीक है ना, तो ये मेरा 62,000 पे आएगा। अब इसमें से लेस बताओ क्या बन रहा है जी, इसमें से लेस मेरा बन रहा है 62,000, इसमें से लेस मेरा बन रहा है 62,000, इसमें 10% सरचार्ज, क्योंकि इनकम 50 लाख से ऊपर है, तो इनकम 50 लाख से ऊपर है, तो 62,000 रुपए का 10% यह आएगा 6200 रुपए, तो इसमें 62,000 ये हो गया प्लस में 6200, ये आएगा 68,200 प्लस में 4% सेस करूंगा, तो आंसर जो आएगा 68,200 प्लस में 4% सेस, तो 70,930 ये आएगा जी आंसर जी। ये फाइनल टैक्स है जी। अब जाके सही हुआ है भाई साहब, पै गया स्यापा।
ठीक है, ये फाइनल टैक्स है। देखो भाई साहब, इस तरह से एग्जाम में अगर मैं कंफ्यूज हो सकता हूं तुम्हारे चक्कर में, तो तुम भी कंफ्यूज हो सकते हो पीछे वाले के चक्कर में। तो ये टैक्स की कैलकुलेशन जो है वो बहुत ध्यान से करनी पड़ेगी जी। मतलब कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट जब टैक्स निकालोगे ना तब बहुत ध्यान से करना कि विच एवर इज लेस कैसे निकालना है। तो इस तरह से लेस निकलेगा जी। डन, अब समझ में आ गया। राउंड ऑफ करने के बाद इतना आएगा जी। राउंड ऑफ करने के बाद जो है वो इतना आ रहा है। हाय हाय रजनीश मेरा बच्चा, हाँ मेरा बच्चा, हाँ मेरा बाबू, लु 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 लु। सर मैं तो कब से 62 जा रहा। रजनीश तेरे 5 नंबर पक्के। डन, कोई दिक्कत तो नहीं है जी। लोग कर दें इसको। चलो बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अब आओ जी अगले क्वेश्चन के, आ जाओ फटाफट से आओ जी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर, यहां पे है क्वेश्चन नंबर, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19। लो जी, अब यहां पे आओ क्वेश्चन नंबर 19। एक तो मेरे सिस्टम की ना ऐसी तैसी हो रही है, सही से काम ही नहीं कर रहा। लो जी, एक बार क्वेश्चन नंबर 19 देखो जी। यहां पे जी एक बार क्वेश्चन नंबर 19 देखो जी। विनोद 17 वाला क्वेश्चन यहां का नहीं है। 17 वाला क्वेश्चन जो है वो पीजीपी का है। जब हम सेक्शन 50 करेंगे ना पीजीपी के अंदर, तब वो 17 वाला क्वेश्चन आपसे होगा जी। एक बार यहां पे क्वेश्चन नंबर 19 देखो जी। क्वेश्चन नंबर 19, अच्छा ये वाले क्वेश्चन वैसे हमने उसमें भी किए हुए हैं, नोट फॉर ऑल जो सीजन 1 है ना उसमें भी किए हैं, बट ये तीनों क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है, इसको मैं दोबारा करवा रहा हूं जी। तो एक बार चेक करो सर, अगर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट फुली यूटिलाइज एज्यूम करके किया तो भी सही होगा। बिल्कुल सही होगा जी। जब उसने मेरे को अदर इनकम के बारे में बताया ही नहीं, तो मेरे को एज्यूम करना पड़ेगा ना कि अदर इनकम नहीं है। तो अदर इनकम नहीं है तो लिमिट मेरे को यूज करनी पड़ेगी। बट अगेन बोल दूं, उस क्वेश्चन में उसने कैपिटल गेन पूछा था। अगर वो टैक्स पूछता तो शायद वो मुझे बता देता, बट उसने टैक्स पूछा ही नहीं। हमने अपने कॉन्फिडेंस के लिए वहां पे टैक्स निकाला है, बस ये पर ध्यान दो जी। ठीक है जी, चलो अब एक बार फटाफट से आओ जी। अब मिसेस युविका, ध्यान से पढ़ना। मिसेस युविका बोट ए वेकेंट लैंड 80 लाख रुपए इन मई 2005 में। रजिस्ट्रेशन एंड अदर एक्सपेंडिचर बट 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ लैंड। ठीक है, मतलब 10% का मतलब 8 लाख, तो टोटल मिला के 88 लाख हो गया। शी कंस्ट्रक्ट ए रेजिडेंशियल बिल्डिंग ऑन द सेट लैंड 100 लाख ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 7-8। ठीक है जी। उसके बाद शी एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ अबव एंड रेजिडेंशियल हाउस विद मिस्टर जोहर नॉट ए रिलेटिव इन अप्रैल 2015। एग्रीमेंट हुआ, सेल कंसिडरेशन फिक्स हुआ 700 लाख। ठीक है, 23 अप्रैल 15 मिसेस युविका रिसीव 20 लाख रुपए एडवांस इन कैश। हाँ जी, मिला कैश में। कैश में मिला बाय एग्जीक्यूटिंग एन एग्रीमेंट। भाई कैश तो अलाउड ही नहीं होता। However, due to failure part of Mr. Johar, the said negotiation could not materialize. Hence, the said amount of advance was forfeited by Mrs. Yuvika। भाई साहब, अब ये अमाउंट उसने फॉरफिट कर लिया। याद है सेक्शन नंबर 51, एडवांस मनी फॉरफिटेड। अच्छा, ये पैसा फॉरफिट कब किया है? ये पैसा जो उसने फॉरफिट किया है, ये पैसा उसने फॉरफिट किया है 23 अप्रैल 2015 को। तो 23 अप्रैल 2015 को उसने अगर पैसा फॉरफिट किया तो 1/4/14 के बाद है। तो 1/4/14 के बाद की जितनी भी एडवांस मनी फॉरफिट की है वो सारी की सारी अदर सोर्स में टैक्सेबल होती है। अगर ये एडवांस मनी 1/4/14 से पहले फॉरफिट होती फिर हम कोआ से माइनस करते। ये 1/4/14 के बाद किया तो अदर सोर्स में है। आगे, मिसिस युविका अगेन एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट 1 मई 2024 फॉर सेल ऑफ दिस हाउस 810 लाख रुपए। ठीक है, शी रिसीव 80 लाख रुपए अकाउंट बाय आरटीजीएस, मतलब ऑनलाइन पेमेंट आई है। स्टैंप वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट 890 लाख रुपए है। द सेल डीड एग्जीक्यूट एंड रजिस्टर्ड 14 जुलाई 24। हाँ जी, 14 जुलाई 24, 23 जुलाई 24 से पहले। 23 जुलाई 24 से पहले है, तो 23 जुलाई 24 से पहले तो कैपिटल गेन में इंडेक्सेशन करना पड़ेगा। कैपिटल गेन में इंडेक्सेशन करना पड़ेगा। फॉर द एग्रीड कंसिडरेशन हाउएवर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो रजिस्ट्रेशन के दिन की है वो 900 लाख रुपए है। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है और यहां पर उसने क्या बोला जी, वो 1% ब्रोकरेज पे कर रही है सेल कंसिडरेशन का। तो भाई सेल कंसिडरेशन जो है उसका 810 लाख रुपए है, इसका 1% निकालोगे तो 8.10 लाख तो हो गया ईओटी, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर। अब मेरे को सारे बच्चे बोल देना हमें एग्रीमेंट के दिन की एसडीवी बेस लेनी है, तो 810 लाख रुपए का 110% बनेगा 891।
891 बनेगा और ये कितना है 890 है, तो एसडीवी 110% तक है, तो 810 लाख रुपए ही मेरा सेल प्राइस बन जाएगा जी। मैं दोबारा बनूंगा, 810 लाख ही मेरा सेल प्राइस बन जाएगा, एसडीवी सेल प्राइस नहीं बनेगा, क्योंकि ये वाली एसडीवी 110 के बराबर है। तो अगर 110 तक है तो उस केस में मेरा एक्चुअल सेल प्राइस बनेगा 900 लाख। मेरे को नहीं देखना, क्योंकि एडवांस पेमेंट आई आरटीजीएस से, तो अगर आरटीजीएस से ही एग्रीमेंट के दिन आई तो एग्रीमेंट के दिन की एसडीवी मेरे काम की है। ठीक है जी। अब वो कह रहे हैं उसके बाद युविका ने क्या किया, 2 घर एक्वायर किए दिल्ली में, चंडीगढ़ में 130 लाख और 50 लाख का। चलो अच्छी बात है। अब देखते हैं कैपिटल गेन कितना आएगा। फिर उसने एक घर लिया यूके में 180 लाख का, तो यूके वाले घर का तो मतलब नहीं है। पहली बात मिलती है तो वो इंडिया वाले घर की मिलती है, यूके वाले घर की नहीं मिलती। फिर उसने बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट की है 54 इसी के 50 लाख, इसमें 40 लाख इसमें, बट टोटल मिला के 50 लाख की लिमिट होती है। 54 इसी में 50 लाख से ऊपर की डिडक्शन मिलती नहीं है, तो हायर जो लिमिट है वो 50 लाख की है, उसके ऊपर की लिमिट ही नहीं है जी। अब एक बार क्वेश्चन सोल्व करना, फटाफट से करो जी, जल्दी बोल दो। सेल प्राइस इसमें क्या लेंगे और आगे काम कैसे करेंगे। ध्यान रखना यहां पे इंडेक्सेशन करना है जी, मैं दोबारा बोल रहा हूं इंडेक्सेशन करना है, क्योंकि ट्रांसफर 23 जुलाई 24 से पहले का है, और अगर 23 जुलाई 24 से पहले का है उस केस में इंडेक्सेशन करना पड़ेगा जी। इंडेक्स रेट, ओके, इंडेक्स रेट ये लो जी, ये रे इंडेक्स रेट जी। ये 5-6 का 117, 7-8 का 129 और यहाँ पे आएगा 24-25 का 363 जी। कितने में एक्वायर किया है, एक्वायर जो इसने किया है, ये पहले एक बार ये इंडेक्स रेट लिख लो साइड में कहीं पे, एक बार साइड में कहीं पे इंडेक्स रेट लिख लो। 5-6 का 117 है, 7-8 का 129 है और 24-25 का 363 है जी। ठीक है, एक बार ये लिख लेना साइड में। अब यहां पे आ जाओ, ये लो क्वेश्चन। और इसमें उसने कैपिटल गेन पूछा जी, इसमें उसने कैपिटल गेन पूछा है, टैक्स निकालना नहीं पूछा, इसमें उसने कैपिटल गेन पूछा है। मैं एक बार तुम्हें क्वेश्चन पूरा दिखा देता हूं, ये लो जी। हाँ जी, 67.47 विनोद का आंसर है। बाकी बच्चे बताओ फटाफट से भाई। 17.48 गलत आंसर है जी, 17.48 गलत आंसर है। विनोद का आंसर सही है भाई, विनोद तुम्हारा आंसर सही है, सबको पार्टी दे देना। इधर देखो ध्यान से नालायको, हेलो ओए इधर देखो। सबसे पहले यहाँ पे सेल प्राइस क्या बनेगा, यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो बनेगा वो 810 लाख बनेगा जी, 810 लाख बनेगा ना। उसमें से यहाँ पे ईओटी माइनस कर दोगे, ईओटी इसका 10% आ गया, तो 8.10 आपने माइनस कर दिया, तो बैलेंस आ गया 801.90। माइनस में यहाँ पे करेंगे आई कोआ। अब यहाँ पे आई कोआ की बात करूंगा तो यहाँ पे आपका आई कोआ कितना निकल के आ रहा है 80 लाख, उसका 10% रजिस्ट्रेशन फीस था तो 88 लाख, डिवाइड बाय
यहाँ पे डिवाइड बाय आएगा 117 जी, डिवाइड बाय आएगा 117। अब 117 मल्टीप्लाई 363, तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूंगा तो बैलेंस कितना आ रहा है जी, 88 डिवाइड बाय 117 मल्टीप्लाई 363, तो यार है 273.03। और फिर यहाँ पे 100 लाख रुपए आ रहा है, डिवाइड बाय 129 मल्टीप्लाई 363 जी, ठीक है। तो 100 डिवाइड बाय 129 मल्टीप्लाई 363, तो यार है 288.10, ऐसे कुछ आ रहा है जी। अब ये मेरी आई कोवा निकल के आ रही है। फिर यहाँ पे इंप्रूवमेंट तो कुछ हमारी है नहीं, तो बैलेंस अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ 801.90 माइनस में 273.03 माइनस में 288.10, तो बैलेंस आ रहा है 240। कुछ यहाँ पे गलत हो गया क्या, 88 लाख डिवाइड बाय 117 मल्टीप्लाई 363, तो 273.0 अच्छा 02 यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे 100 डिवाइड बाय 129 मल्टीप्लाई 363, तो ये 288.09 यहाँ पे आ रहा है। तो 801.90 में से यहाँ पे 281 आ रहा है, अच्छा सॉरी 281.40, अच्छा यहाँ पे 281 आ रहा है, 281.40 आ रहा है यहाँ पे 281, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस जो आएगा वो 247.47 आएगा। अब उसने अच्छा यहाँ पे कैपिटल गेन, मेरे को सारे बच्चे बोल देना, अब यहाँ पे 2 करोड़ से ऊपर है, अब कैपिटल गेन 2 करोड़ से ऊपर है, तो बताओ कितने घर एग्जम्प्ट होंगे। सारे बच्चे बोल दो कैपिटल गेन तुम्हारा 2 करोड़ से ऊपर है तो कितने घर एग्जम्प्ट होंगे। हेलो भाई साहब, अब तुम्हारा कैपिटल गेन जो है वो 2 करोड़ से ऊपर है तो कितने घर एग्जम्प्ट होंगे, एक घर एग्जम्प्ट होगा बस, वो भी इंडिया वाला, इंडिया से बाहर वाला एग्जम्प्ट नहीं होगा। अब मेरे को सारे बच्चे बोल दो, यहां पर आपने 2 घर जो लिए थे, वो एक तो लिया था आपने 130 का लिया था मेरे ख्याल से, एक लिया था आपने 130 का और एक था 50 का, तो भैया 130 और 50 दोनों घर तो एग्जम्प्ट हो नहीं सकते क्योंकि कैपिटल गेन 2 करोड़ से ऊपर है, तो एक घर एग्जम्प्ट होगा। कौन से वाला, जहां बेनिफिट ज्यादा है, तो 130 वाला घर एग्जम्प्ट करवा सकते हैं जी। तो इसमें से 130 वाला घर तो वो एग्जम्प्ट हो गया और 50 लाख रुपए 54 ईसी में एग्जम्पशन हो गया, तो 247.47 माइनस में 130 माइनस 50, तो बैलेंस बचेगा 67.47, ये बचेगा जी। अच्छा अगर मेरे को इसमें टैक्स निकालना हो बताना क्या करेंगे, अगर मेरे को इसमें टैक्स निकालना हो बताओ क्या करेंगे जी। तो इसमें कुछ नहीं करना, इसमें कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसमें ऑप्शन नहीं मिलेगा क्योंकि 23 जुलाई 24 से पहले है, तो कुछ नहीं करना, इसी का 20% जो होगा वो मेरा टैक्स आएगा। गलती से भी 12.5% वाला मत लगा देना यहाँ पे, यहां 12.5% वाला एप्लीकेबल नहीं होगा, वो तब होता है जब 23 जुलाई 24 के बाद का ट्रांसफर हो। अगर ट्रांसफर 23 जुलाई 24 से पहले का है, आफ्टर इंडेक्सेशन है, तो यही रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल होगा, बस ये पर ध्यान दो। सर अगर टोटल एग्जम्पशन 2 करोड़ से ऊपर जा रही है ना, वो 10 करोड़ की लिमिट है तृष्णा, 10 करोड़ तक एग्जम्पशन मिलती है, 10 करोड़ तक, उसके ऊपर नहीं है जी। अगर कैपिटल गेन 2 करोड़ से ऊपर होते तो भी सिर्फ इंडिया वाला घर एग्जम्प्ट होता ना। हाँ इसमें 2 करोड़ से ऊपर ही तो है, अरे मेरे नालायक बच्चे, इसमें कैपिटल गेन 2 करोड़ से ऊपर ही तो है, तो एक ही घर एग्जम्प्ट होगा, वो भी इंडिया वाला बस। अगर 2 करोड़ तक होते तो फिर 2 घर एग्जम्प्ट हो जाते इंडिया वाले, इंडिया से बाहर वाला तो एग्जम्प्ट ही नहीं है। हाँ बेसिक एग्जम्पशन लिमिट माइनस कर देते हम, उसके बाद फिर 20% लग जाता, बस यहां पे 12.5% वाला ऑप्शन नहीं मिलता, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। चलो जी अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से आओ, लास्ट क्वेश्चन देखो जल्दी, लास्ट क्वेश्चन देखो, फिर इसको हम पैकअप करते हैं। फिर कल वाली क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे जो आरटीपी और एमटीपी के अंदर क्वेश्चन है कैपिटल गेन के, उसको हम डिस्कस करेंगे। एक बार सारे बच्चे क्वेश्चन देख लो, यहां पे क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, मिस्टर शिवा परचेज ए हाउस प्रॉपर्टी इन फरवरी 1579, ध्यान रखना 79, 3,24,000। इन एडिशन ही हैज ऑल्सो पेड स्टैंप ड्यूटी 10%, ऑन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो है वो 3.5 लाख की है, ठीक है, तो 10% स्टैंप ड्यूटी हो गया। अप्रैल 2008, ध्यान रखना अप्रैल 2008 में मिस्टर शिवा
एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद मिस्टर मोहन फॉर सेल ऑफ सच प्रॉपर्टी 14,35,000, रिसीव 1,11,000 पे एडवांस, 1,11,000 पे एडवांस मिला। हाउएवर द सेल कंसिडरेशन डिड नॉट मेटेरियलाइज एंड शिवा फॉरफिट द एडवांस। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, जो उसने 1,11,000 पे का एडवांस फॉरफिट किया, ये कब किया? 1/4/14 से पहले। कब फॉरफिट किया? 1/4/14 से पहले। अब अगर 1/4/14 से पहले फॉरफिट किया तो मतलब ये एडवांस मनी अदर सोर्स में टैक्सेबल नहीं होगी। जब कैपिटल गेन निकालोगे तो कैपिटल गेन निकालते उसकी कोआ में से माइनस हो जाएगी जी, तो ये अदर सोर्स में नहीं होगी जी, ये कोआ में से माइनस होगी। हाउएवर सेल, उसने बोला फिर इन May 15 ही अगेन एंटर्ड विद एग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ हाउस 20,25,000 टू मिस दीपशिखा एंड रिसीव 1,51,000 एज एडवांस। अब 1,51,000 एडवांस। हाउएवर दीपशिखा डिड नॉट पे बैलेंस अमाउंट मिस्टर शिवा फॉरफिट एंड एडवांस। अब मेरे को सारे बच्चे बोलते हैं ना, फिर दोबारा फॉरफिट कर दिया। अब अगर ये दोबारा से फॉरफिट कर दिया तो 1,51,000 रुपए जो है ये अदर सोर्स के अंदर आएंगे जी। ये किस में आएंगे? अदर सोर्स में। फिर अगस्त 15 मिस्टर शिवा कंस्ट्रक्ट द फर्स्ट फ्लोर बाय इंकरिंग ए कॉस्ट 3,90,000। लो जी 3,90,000 रुपए की कॉस्ट इंकर कर दीजिए, 3 लाख कॉस्ट इंकर कर दीजिए। ठीक है, अब अगले पॉइंट पर आओ। फिर वो कह रहे हैं ऑन नवंबर 15 2024, नवंबर 15 24, 23 जुलाई 24 के बाद, हाँ जी 23 जुलाई 24 के बाद है तो इंडेक्सेशन नहीं करना कंप्यूटेशन के टाइम पर। मिस्टर शिवा entered into an agreement with Manish for sale of such house 30,50,000, receive 1.5 लाख रुपए एडवांस थ्रू अकाउंट पे चेक। मिस्टर मनीष बैलेंस दिया और मिस्टर शिवा ट्रांसफर द हाउस टू मिस्टर मनीष ऑन 20 फरवरी 25 को। मिस्टर शिवा ने पे की ब्रोकरेज 1% ऑफ सेल प्राइस, तो जो सेल प्राइस है उसका 1% ब्रोकरेज है। अप्रैल 1 को एफएमवी दे रखी है 1185, एसडीवी दे रखी है 1070। तो भैया 1185 और 1070 विच एवर इज लेस, लेस क्या बनेगा? 1070, और 1070 को हम कंपेयर करेंगे परचेज प्राइस, तो हायर जो बनेगा वो 1070 ही बनेगा। तो उसकी कोआ जो निकल के आ रही है वो 1070 निकल के आ रही है। ठीक है, फिर वैल्यू स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन ने निकाली है 15 नवंबर 24 को 39 लाख और 20 फरवरी 25 को 41 लाख। तो पहली बात तो हमें एग्रीमेंट के दिन की देखनी है, क्योंकि उसने एडवांस जो दिया है 1.5 लाख रुपए वो दिया अकाउंट पे चेक से। तो भैया एग्रीमेंट के दिन की एसडीवी कितनी है? 39 लाख, और यहां पर कितने आपका 30,50,000। तो एसडीवी 110% से ज्यादा है, तो एसडीवी 110 से ज्यादा है तो सेल प्राइस जो बनेगा वो 39 लाख बनेगा जी। सेल प्राइस क्या बनेगा? 39 लाख बनेगा। कंप्यूट कैपिटल गेन निकाल दो, पहली बात कैपिटल गेन निकालना है, और फिर टैक्स लाइबिलिटी भी निकालनी है भाई साहब। और वो कह रहा है आप एज्यूम करना बेसिक एग्जम्पशन लिमिट पूरी एग्जॉस्ट हो चुकी है, मतलब वो लिमिट तुम्हारी पूरी यूज हो चुकी है और तुम्हें इंडेक्स रेट दे रखे हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन, करो फटाफट से। क्वेश्चन तुम्हारे सामने है और मुझे फटाफट से आंसर बताओ क्या इस क्वेश्चन का आंसर है। पहले नॉर्मल कैपिटल गेन निकालना विदाउट इंडेक्सेशन, फिर जब हमें टैक्स निकालना होगा तो जो आपने निकाला उसका 12.5% और आफ्टर इंडेक्सेशन जो आएगा उसका 20%। ठीक है, तो जो भी लेस होगा वो टैक्स हमें यहां पे देना पड़ेगा जी। लेट्स प्ले विद क्वेश्चन। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आप मुझे फटाफट से सोल्व करके बता देंगे ये क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा जी। जल्दी, आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर है जी, ये लो। क्वेश्चन ध्यान से करना जी। भाई साहब विशाल ने तो आंसर रट रखा है। बट बेटे ब्रोकरेज जो होती है ना वो एक्चुअल सेल प्राइस का निकलती है। ब्रोकरेज जो होती है वो एक्चुअल सेल प्राइस जो होता है उसका निकलती है।
सर 50 लाख कब माइनस करना है, कैसे पता लगा? क्योंकि करंट वहां पे 50 लाख की ही लिमिट है। 54 ईसी में मैक्सिमम जो एग्जम्पशन मिल सकती है वो 50 लाख की ही मिल सकती है। एक बार जाके चेक करो 54 ईसी, 50 लाख से ऊपर की एग्जम्पशन 54 ईसी में मिल ही नहीं सकती। हो गया जी। सबका सही आ रहा है जी। एक बार टैक्स निकाल के बताओ कितना आएगा इसका, टैक्स निकाल के बताना। वैसे आंसर तो आप सबका सही आ रहा है। आपने आंसर निकाला कैसे, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। आंसर जो आपने निकाला है वो इस तरह से निकाला है भाई, 39 लाख तो आपका सेल प्राइस है, माइनस में ईओटी 30,500, 1%। ठीक है, उसके बाद फिर आपका बैलेंस आ गया 38,69,500। फिर आपने 9,59,000 की आपने यहाँ पे कोआ माइनस कर दीजिए। अब कोआ समझ में आ गया, कोआ कैसे माइनस किया आपने जी? कोआ कैसे माइनस की है भाई? पहली बात तो यहां पे आपका 10,70,000। अब 10,70,000 पता कैसे आया? इधर देखो ध्यान से भाई, यहां पे 1185 था, 1185 और 1070, इसमें से लेस 1070। अब 1070 और जो एक्चुअल कॉस्ट है उसमें से हायर, तो 1070 ही बनेगा। अब 1070 में से जो एडवांस मनी थी 1,11,000 फॉरफिटेड, वो आपने माइनस कर दी, तो बैलेंस आपका 9,59,000 आ गया। ये आ गया जी। ठीक है, उसके बाद फिर आपने यहां पे माइनस कर दी है उसकी इंप्रूवमेंट 3,90,000 पे जो आपने इंप्रूवमेंट कराई, तो बैलेंस आपका जो बचा वो बचा 25,20,500 रुपए। ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया जी। ठीक है जी, ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। अरे तो करंट 54 ईसी पढ़ोगे तो पता लगेगा ना 54 ईसी यूज करना है। जब उसने लिखा तो है बॉन्ड्स परचेज किए हैं, तो वो बॉन्ड्स हैं ही 54 ईसी में ना, नालायक बच्चे। 54 ईसी पढ़ते तो समझ में आता कि 54 ईसी क्यों लगा, क्योंकि 54 की ही कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है 54 ईसी की। अब यहाँ पे टैक्स कैसे निकलेगा देखो जी। अब यहाँ पे 25,20,500 जो आया उसका 12.5% है, तो यार आएगा 12.5% आएगा 3,15,063, ये टैक्स आएगा जी। ठीक है, और दूसरे में अब आफ्टर इंडेक्सेशन देखो जी। आफ्टर इंडेक्सेशन यहां पे चेक करते हैं, तो पहली बात तो यहां पे 39 लाख, माइनस में ईओटी 30,500, माइनस में 9,59,000। ठीक है जी, 9,59,000 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 363, और फिर माइनस में आई कोई 3,90,000 डिवाइड बाय 254 मल्टीप्लाई 363। अब यहां पे चेक करना कैपिटल गेन कितना आ रहा है जी। तो यहां पे कैपिटल गेन जो आ रहा है यहां पे 9,59,000 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 363, उसके बाद फिर यहां पे 3,90,000 डिवाइड बाय 254 मल्टीप्लाई 363। ठीक है जी, उसके बाद फिर यहां पे 30,500 और फिर माइनस में 39 लाख। तो यहां पे लॉस आएगा जी, यहां पे तो लॉस आएगा। अगर मैं चेक करता हूं इसमें तो लॉस आ रहा है 1,69,023 का लॉस आ रहा है। तो भैया टैक्स तो यहां पे नील बनेगा जी, टैक्स यहां पे बनेगा नील, तो लेस वाला क्या आएगा? नील ही आएगा, तो फिर हमें नील टैक्स देना होगा जी। यहां पे हमारा नील टैक्स आएगा जी, क्योंकि आपका लॉस आएगा ना। अब लॉस है तो ऑब्वियस सी बात है लॉस पे तो टैक्स बनेगा नहीं, क्योंकि टैक्स बनता है इनकम पे, तो लॉस है तो लॉस पे तो टैक्स बनेगा नहीं, तो उस केस में टैक्स आपका नील बनेगा जी। तो इसका आंसर जो बनेगा वो टैक्स बनेगा नील, क्योंकि विच एवर इज लेस, लेस क्या बनेगा? नील। तो फाइनली हमें नील टैक्स देना होगा, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? तो ये इसका आंसर निकल के आएगा। तो अब जाके मेरे को लगता है थोड़ी सी तुम्हें अंदर से एक वाइब आ रही होगी कि हाँ कैपिटल गेन स्टार्ट हो गया। ठीक है ना, और ये वाइब कल और अच्छी आएगी जब हम कल आरटीपी और एमटीपी वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अच्छा कल की टाइमिंग अभी तक रात को ही है, रात को 9 बजे। अगर उसमें कुछ भी चेंज हुआ, सारे बच्चे टेलीग्राम चैनल पे है ही हैं,
सारे बच्चे अल्टीमेट सीए वाले टेलीग्राम चैनल पे और मेरा जो पर्सनल चैनल है वीजी स्टडी हब के नाम से, विवेक गाबा के नाम से, अगर आप कनेक्टेड हैं तो मैं वहां पर इन्फॉर्म कर दूंगा कल की क्लास की टाइमिंग। वैसे अभी तक जो कल की क्लास है वो रात को 9 बजे ही है। ठीक है, तो कल हम मिलेंगे रात को 9 बजे, अगर उसमें कुछ चेंज ना आया तो। ठीक है, चलो अब सारे बच्चे फटाफट से लाइक करके जाएंगे और अच्छे अच्छे कमेंट करके जाएंगे, दोस्तों को जरूर शेयर करेंगे, हर बच्चे को ढिंडोरा पीटेंगे कि भाई साहब पढ़ लो, तुम्हारे लिए ही सीरीज चल रही है। ठीक है, चलो ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय जी।